फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये इग्नू एफएजी 0 की 8th वीडियो है जिसमें कि हम यूनिट 9 कवर करेंगे। नोट टेकिंग पार्ट 2, यूज ऑफ टेबल्स एंड डायग्राम्स। ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं इस यूनिट के। सबसे पहले, द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू शो यू डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नोट सच एज द यूज ऑफ टेबल्स एंड डायग्राम्स एंड टू मेक यू अवेयर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट रिक्वायर डिफरेंट नोट टेकिंग टेक्निक्स। अब ये जो यूनिट है इसमें हम टेबल्स और लिस्ट का यूज़ करना सीखेंगे जिससे कि हम समझ पाए कि जो हमारे नोट डाउन है, नोट हमने बनाए हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। ओके, जो डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होती है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ में, किसी पैसेज में हमें डिफरेंसेस को नोट डाउन करना है तो उसमें हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, this is the second unit on note taking. In the previous unit we have discussed the taking of notes from reading material in the terms of the following. जो हमने previous unit थी उसमें हमने 3 चीज़ें सीखी थी। First, reading with a purpose in mind so as to differentiate between paragraphs that contain essential information and those that do not. पिछले यूनिट में हमने सीखा था कि हमें रीडिंग इस तरह से करनी है अपने माइंड में कि जो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो पैराग्राफ से लेनी है और जिस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको हमें स्किप कर देना है। ओके, सेकेंड, द यूज़ ऑफ शॉर्टनिंग डिवाइसेस सच एज द यूज़ ऑफ एब्रीवेशंस एंड सिम्बल्स विच विल सेव टाइम एंड एफर्ट। हमें जो शॉर्टिंग डिवाइस और एब्रीवेशंस का यूज़ करना है या सिम्बल्स का यूज़ करना है जिससे कि हमें बड़े बड़े वर्ड्स ना लिखने पड़े या ज़्यादा राइटिंग ना करनी पड़े और हमारा टाइम और एफर्ट बच जाए। थर्ड, हमने पढ़ा था द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल इन टर्म्स ऑफ हेडिंग्स एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट। मतलब हमने हेडिंग्स और सबऑर्डिनेट पॉइंट्स बनाना सीखा था। ओके, तो अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल हम पढ़ेंगे। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू यूज टेबल एंड लिस्ट ड्यूरिंग नोट टेकिंग। हमें जब हम नोट टेकिंग कर रहे हैं उस टाइम पे नोट्स बनाते वक्त हमें लिस्ट या टेबल की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। We often have to take notes from the passages which contain figures, contrast that is differences between two things or person or different aspects of a single topic. It is then convenient to organize your notes in the form of list or tables. This will make it easier to read and memorize information later. जब हम नोट टेकिंग करते हैं या फिर हम जो पैसेज पढ़ रहे हैं तो उस पैसेज में हो सकता है कि हमें फिगर्स के रूप में जो है डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है या फिर किसी 2 चीज़ों के बारे में या 3 चीज़ों के बारे में कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स डिस्क्राइब किए गए हैं। तो उस केस में हमें क्या है, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए लिस्ट या टेबल्स का हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम इजीली उसको रिकैप कर सके और जो इन्फॉर्मेशन है उसको दोबारा मेमोराइज कर सके। ओके, अब हमारे पास एक पैसेज है जिसमें कि जो हमें इंफॉर्मेशन है वो फिगर्स की फॉर्म में दी गई है। एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे। ओके, Example 1. Your purpose in reading the following passage will be to find out the quantity of the different varieties of cooking oil used in the country and the region where different kinds of oils are used. अब ये जो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे इसमें एडिबल ऑयल्स के बारे में बताया गया है जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप के एडिबल ऑयल्स के बारे में पढ़ेंगे और वो कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा जिस पैसेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Edible oils are an important constituent of Indian diet. Besides being a source of energy, they add a special flavor to food and provide a lubricating action to body tissues. In recent years, their association with different human diseases and their adulteration have become a health problem for people. A variety of cooking oils are commonly used in different parts of the country. The major sources are groundnut oil 14 lakh tons, mustard oil 6 lakh tons, and sesame and coconut oil 1 lakh 50,000 tons, sunflower oil 6 lakh tons, and sesame and safflower oil 25,000 tons, and soybean oil 10,000 tons have also become popular. Groundnut and the sesame oils are common in the west coast and central areas. Central India, coconut oil in the south, mustard oil in Bengal, Bihar, Orissa in the east, and Kashmir in the north. The annual per capita consumption of the edible oil in the country was about 6 kg in 1984, which is lower than the world average of 11 kg and the average of 26 kg in the developed countries. It is higher in the high socio-economic status group due to the use of their fried preparations. It is, however, desirable that the daily intake of fat should not contribute more than 15 to 20% calories in the diet. ओके, तो हमने यहाँ पे एडिबल ऑयल्स के बारे में पढ़ा और जो कितने टन में वो पाया जाता है, क्या उसकी क्वांटिटी होती है और कहाँ का यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है।
this passage have a lot of figures. These figures can be understood better if they are arranged in the table. अब हमें एक टेबल के फॉर्म में इसको अरेंज किया तो वो मैंने कर दिया पहले, अब हम उसको स्टडी करेंगे. ओके. Edible oils. Name of the oil, quantity or region where are used. Name of the oil, groundnut oil 14 lakh ton, used in west coast and central area, central India. सेकंड हमारे पास है मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी होती है 6 लाख टन और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड कश्मीर. सीसेम ऑयल और कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी है 1,50,000 टन और ये वेस्ट कोस्ट और सेंट्रल इंडिया एंड साउदर्न इंडिया में यूज़ किया जाता है. जो सनफ्लावर ऑयल है उसकी क्वांटिटी है 1 लाख टन, सेफ्लर ऑयल की क्वांटिटी है 25,000 टन और सोयाबीन ऑयल की है 10,000 टन. और इनका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, ये जहाँ पे यूज़ किए जाते हो. ओके. अब पैसेज गिविंग अ कॉन्ट्रास्टिव डिस्क्रिप्शन. अभी हमने फिगर्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, स्टडी किया था और उसके नोट्स बनाए थे. अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्टिव डिस्क्रिप्शन की, मतलब जिस पैसेज में हमें डिफरेंस बताया जाए किसी दो चीज़ों के बारे में. When you have to take notes from a passage which points out the differences between two things, it is most often convenient to write the notes in the form of a table. Example 2. Read the following passage carefully and take down notes while you read it. Okay? यहाँ पे एक पैसेज दिया गया जिसको हमें पढ़ना है और उसके नोट्स टेक डाउन करने हैं. ओके. The two main kinds of grasslands are tropical grassland and temperate grasslands. The tropical grasslands occur in South Africa, the savanna, and in parts of the southern Asia, southeastern Asia, northern Australia, India, and South America. The major temperate grasslands are the North America prairies, the Russian steppes, the South African wild, the Australian and the New Zealand downs, and the South American pampas. Most tropical grassland lies between forest and semi-desert. The annual rainfall, although confined to one season, it is usually high. Savanna grasslands are dotted with such trees as acacia and baobab. In moist areas, elephant grass may reach 5 meters, but towards the desert, it becomes increasingly shorter. Temperate grasslands have less rainfall than tropical grasslands, and winters that are often extremely cold and snowy. Trees are rare, very little of tree temperate grassland survives. Much is now farmland. The major herbivores found in temperate grasslands are pronghorn, rodents, and rabbits. Coyote, badgers, and snake are also present and depend on the rodent population for food. However, herbivores such as bison, prairie chicken, and prairie dogs, as well as predatory wolves and mountain lions, have become almost extinct, and their range is greatly restricted. The occupation of the prairies and the plains by a greater number of people and the domestic livestock has reduced the number and extent of native animals. Wildlife has been felt relatively undisturbed in the tropical grasslands. Wild beasts, zebras, gazelles, along with predatory lions, hyenas, cheetah, leopard, and other carnivores, share the plains with numerous species of birds, rodents, and insects. पैसेज. अब ये जो पैसेज है इसमें जो है कंट्रास्टिव डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें कि जो है दो अलग अलग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, ग्रासलैंड के बारे में. अब हम इसके नोट्स को देख लेते हैं. इसमें हमने सिर्फ टेम्परेट ग्रासलैंड के नोट बनाए हैं. तो इसमें नेम ऑफ ग्रासलैंड कौन कौन से आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में, प्रेरीज, स्टेपीज, विल्ड, डाउन्स और पैम्पास. ओके. और वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपीज रशिया में, विल्ड साउथ अफ्रीका में, धोन्स ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में और पैम्पास साउथ अमेरिका में. इसी तरह आप जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में बता सकते हैं. ओके. Information is presented in the passage given in example 2. It is however not necessary to do this. मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ज़रूरी नहीं कि हमें जिस ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है हमें उसी ऑर्डर में नोट्स बनाने. नहीं, अगर हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस केस में हम पहले उस चीज़ को लिख सकते हैं जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं. ओके. अब थर्ड हमारे पास आता है अ पैसेज प्रेजेंटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक. अब हमें नोट टेकिंग टेबल्स का यूज़ करेंगे उस पैराग्राफ में जिसमें एक ही टॉपिक के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट्स बताए गए हैं. अब यहाँ पे हमें एग्जांपल है एक ट्राइब का जिसके बारे में हमें लिखना नोट टेकिंग करनी है. तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स को जो है हाईलाइट कर सकते हैं. फर्स्ट है लोकेशन या फिर फिजिकल फीचर्स क्या है उस टाइप के, हाउस किस तरह के होते हैं, फूड किस तरह का है, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट, इस तरह की जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम नोट डाउन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में. ओके. तो हमारे पास पैसेज है द माओरीज. द माओरीज एक ट्राइब है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं.
When Cook first visited the island of New Zealand, he found there the people whom we call Maoris. They had come apparently from more northerly islands to New Zealand, probably about 4 centuries earlier. Crossing the wide seas in their long double canoes, they were a tall, well built people with brownish skin and long, wavy black hair. Though they knew nothing of metals or of the making of pottery, they were skilled workers in the other ways. Their houses were built largely of timber and decorated with elaborate carving. Near at hand, very little patches of garden in which they cultivated roots for their food. From the forest, they bought other roots and berries and birds, whilst the rivers and seas supplied fish in great abundance. A kind of native flax from the swamps was woven and used with feathers, grasses, and bark in the making of clothes. They were also expert basket makers. They knew nothing of cultivation of cereals such as wheat, had no domestic animals, and found few wild ones to hunt. The families were grouped into clans and tribes which fought fiercely with one another, each group living in a stockaded village in the midst of which was erected a tall lookout tower. Dancing was a favorite amusement of the women and girls, whilst the men indulged in the exciting canoe races. तो ये जो है एक ट्राइब के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह के से उनके घर होते हैं, या फिर वो किस तरह के उनका इंटरटेनमेंट सोर्स होता है। ओके, जब हम ये इसकी नोट टेकिंग करेंगे तो हम हेडिंग डाल देंगे द माओरीज। अब डिटेल सामने लिखेंगे। कंट्री कहाँ से जो माओरीज आए, वो न्यूजीलैंड से आए। फिजिकल फीचर मतलब माओरीज दिखने में कैसे होते हैं, टोल होते हैं, ब्राउन स्किन होती है और काले बाल होते हैं। ओके, हाउस कैसे होते हैं इनके, हाउस टिम्बर के बने हुए होते हैं और उसमें कार्विंग के थ्रू वो उनको थोड़ा सजाए हुए होते हैं। फूड किस तरह का खाते हैं, वो रूट या बेरीज को खाते हैं या बर्ड्स या फिश को खाते हैं। क्लोथिंग कैसी होती है इनकी, ये फ्लैक्स के जो लकड़ी होती है उनको जो है वो करके उनके फैदर्स के साथ मिला के, या फिर जो पत्तियाँ घास होती हैं उनके क्लोथ्स बनाते हैं। एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या होता है, जो लड़कियां हैं उनको जो है डांसिंग पसंद होता है, लेकिन जो लड़के हैं मेंस हैं उनके अंदर कैनोए रेस मतलब जो बोट होती है ना उसकी रेस पसंद होती है इनको। ओके, तो ये हमने टेबल की फॉर्म में नोट टेकिंग सीखी थी। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड, डायग्राम्स की फॉर्म में नोट टेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। When the information in a paragraph can be presented visually, it is better to use a drawing, a flowchart, or a tree diagram. And this is especially true of scientific material where it is simpler and clearer to express information in the form of label diagram than by using words only. The diagram should present a mental picture of what you understood from the paragraph. This will make it easier for you to understand the information in the given paragraph. अब कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें नोट टेकिंग के दौरान जो है सिंबल्स का यूज़ नहीं कर, सिंबल्स की बजाय हम सिंबल्स का यूज़ करके हम एक फ्लो डायग्राम या फिर एक चार्ट बना सकते हैं या एक ट्री बना सकते हैं, जिससे कि हम जो है इन्फॉर्मेशन को ईजिली नोट डाउन कर सके और उसका जो पैसेज है वो ईजिली जो है हमें समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक जो है एक रिएक्शन है, कोई भी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, तो हम उसको लिख सकते हैं C+O2 इक्वल टू में CO2। ओके, अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसको हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इस केस में हम ट्री या फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, डिस्क्राइब फ्लो चार्ट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हमें फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ना है और एग्जाम्पल के साथ उन्हें शेयर करना है। ओके, एग्जाम्पल, योर पर्पस, अब हमें एक पैसेज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसका हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ओके, योर पर्पस इन रीडिंग द पैसेज विल बी टू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस पैसेज में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, green plants and algae capture energy in the form of light and convert it to chemical energy. Almost all the energy available for life in the Earth biosphere, the zone in which life can exist, is made available through photosynthesis. In the first stage of photosynthesis, chlorophyll absorbs sunlight. Chlorophyll is the green substance in the leaves which is able to trap the energy of sunlight and use it in the process of making carbohydrates. Within the leaf, there is a small amount of water. The energy which with the chlorophyll has trapped of the sun is used to split the water in the leaf into hydrogen and oxygen. Most of the oxygen is released into the air. In the second stage, chlorophyll uses the energy absorbed from sunlight.
to combine the hydrogen which is obtained by splitting the water with carbon dioxide with the leaf obtained from the air. Then after several complicated changes, the hydrogen and the carbon dioxide are combined in such a way that a carbohydrate is produced. This carbohydrate is called a glucose. Later, while using glucose as its most important building material, the plant can make substance called amino acids and proteins. These chemicals are needed for the growth of both plants and animals. Something else happens during photosynthesis that is of great importance to us. A constant supply of oxygen is released into air by plants. At the same time, carbon dioxide, which would poison us if we breathe too much of it, is nearly all used up. Photosynthesis is one of the important chemical processes in the world. This is because it is the primary method of food manufacture and the primary method of oxygen manufacture. Preparing a flowchart, especially for descriptions of process, will make you help. अब ये जो है हमें फोटोसिंथेसिस का एक पैराग्राफ हमने पढ़ा है जिसमें कि हमने ये देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस सनलाइट को जो है एब्जॉर्ब करने के बाद उससे क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर उसके बाद जो पानी है उसको ब्रेक किया जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज से अमीनो एसिड बनते हैं और जो ऑक्सीजन ब्रेक होती है वाटर के ब्रेक डाउन के बाद वो एयर में छोड़ दी जाती है। ओके, तो इसको हमें एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना है। तो सबसे पहले हम जो है एक फ्लो चार्ट में सन बता देंगे। सन से क्या आ रही है? एनर्जी आ रही है। एनर्जी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ग्रीन लीफ क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर रही है। क्लोरोफिल से जो पानी है उसको हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, वाटर को दो पार्ट्स में, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ऑक्सीजन है वो एयर में छोड़ दी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिक्स हो जाएगी और जिससे कि एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज से अमीनो एसिड बनेंगे और जो है ग्लूकोज से अमीनो एसिड बनेंगे। ओके, तो ये एक फ्लो डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्री डायग्राम। सेकेंड पार्ट है ट्री डायग्राम। You already know that different kinds of passages lend themselves to different kinds of organizations when we take notes. Passage that have information in the classificatory nature or for instance can be analyzed by means of tree diagrams. Such diagrams are useful both in classifying the information and presenting it in the right order. अब मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेटरी जो चीज़ें होती है उनमें हम ट्री डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम फैमिली चार्ट बनाते हैं, राइट, तो फैमिली चार्ट में पहले हम अपने एंसेस्टर्स को मतलब जो है नेम करते हैं, फिर उसके बाद अपने फादर मदर जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, फिर उसके बाद हमारे फादर मदर को, फिर अपने को। तो वो एक जो डायग्राम है वो एक ट्री डायग्राम है। ओके, तो अभी हम जो ट्री डायग्राम बनाना चाहते हैं वो एक पैसेज है जिसके ऊपर डिपेंड जो पैसेज है उसका नाम है रोल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कॉमर्स। कॉमर्स में ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है? ओके, The economic system of a country is largely dependent upon the efficiency of its transport. Without the help of a good transport system, the expansion in the national and international trade would never take place. Broadly, the means of the transport, both for purpose of trade and social activity, can be classified into three main divisions: land, water, and air. We are here concerned with the transport of trade. All of the forms of transport, road transport has shown the greatest growth in recent years. Road transport is also used as a complementary means of the transport for other type of transport. Roads are indispensable links for carrying goods and people to and from railway stations, ports and airports. Transport by road may be both vehicular or non-vehicular. Non-vehicular transportation includes both animal and man. Animals such as horses, mules and yaks are frequently used for carrying goods and passengers in the hilly areas. Camel is the only means of transport in desert areas. Man is also sometimes used to carry goods in hilly areas. Porters and coolies carry goods on their backs and heads. This type of transport is generally used when animals, carts or vehicle cannot be used. Vehicular transport in developing countries include the ancient bullock carts as well as the modern automobiles. The invention of the automobiles has been of great significance of modern industry and commerce because of their high speed and low cost per kilometer.
The introduction of the railways has been vital in the growth of the industrialization. Railways are useful in carrying heavy and bulky goods over long distances. They are especially favored because, unlike other modes of transport, they are unaffected by weather conditions. Water transport is one of the oldest form of cargo transport. Though it is slow, it is the cheapest form of transport. Water transport includes inland transport and ocean transport. Inland waterways are rivers and canals, while rivers are naturally created. Canals are artificial waterways. Inland waterways are not always reliable. Sometimes rivers change their course abruptly, which may cause dislocation of traffic. In times of drought, they may run dry. Ocean or sea transport is very important for the growth of foreign trade of any country, especially as it is cheaper than air transport. It is particularly useful for carrying bulky goods over long distances, especially when time is not the essential factor. The greatest advantage of the air transport is that it is reduced the time and the distance barrier to great extent. However, air transport is the costliest means of transport because of the high cost of planes, their operation and the maintenance. It is generally used rather sparingly for carrying लाइट फ्राइट. अभी इसमें ये जो पैसेज है इसमें हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया. अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने तरह के हैं? लैंड, वाटर एंड एयर. अब लैंड में क्या है? रेलवेज है, ये वेहिकुलर है और नॉन वेहिकुलर है. वेहिकुलर में क्या क्या हो सकता है? ट्रक्स या फिर रेलवेज. और नॉन वेहिकुलर में एनिमल्स या जो है ह्यूमंस. ओके. अब जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें ओशियन और रिवर दो तरह के ट्रांसपोर्ट है. रिवर में भी कैनाल्स के थ्रू हो सकता है, बोट्स के थ्रू हो सकता है. ओके. और थर्ड हमारे पास है एयर ट्रांसपोर्ट. ओके. तो इस तरह से हम जो है ट्री डायग्राम शो कर सकते हैं अगर हमें किसी भी चीज़ को नोट डाउन करना है, किसी भी पैसेज को. ओके. अब इस यूनिट में हमने क्या क्या सीखा इन दी. अब इसको हम सम अप कर लेते कि हमने क्या क्या सीखा है. इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ नोट टेकिंग, दैट इज ब्लॉक 1 यूनिट 5, वी डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ यूनिट नोट टेकिंग इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स इनटू हेडिंग्स एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट्स. इन दिस यूनिट वी हैव डिस्कस्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स. We have also suggested the different kinds of material lend themselves to different techniques of note taking. अभी इस यूनिट में हमने क्या क्या सीखा है कि हम टेबल्स, चार्ट या फिर डायग्राम्स का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं नोट टेकिंग के दौरान. ओके. तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ पैसेज है उसमें हमें डिफरेंट टेक्निक लगानी होती है नोट टेकिंग की. ये डिपेंड करता है कि किस तरह का पैसेज हम पढ़ रहे हैं और किस तरह के हमें नोट्स चाहिए. ओके. ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.